एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम हैं हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस है उससे एक दिन पहले के हम 14 अगस्त के आज हम बात कर रहे हैं। तो 14 और 15 अगस्त यहाँ अगर हम देखें तो एक हमें आज़ादी तो मिली ही थी ब्रिटिशर्स से, लेकिन साथ में हम देखें तो हमारे पास एक और काम हुआ था। वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। तो आज पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर मैं इस बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या थे इस पार्टीशन के रीज़न, क्या ये पार्टीशन नेसेसरी था, क्या था हम दोनों देशों के अलग होने का असली रीज़न और हमारा इतिहास क्या है। उन सारे पहलुओं की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉलोनिज्म इन एशिया कंप्लीट अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंप्लीट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट था वही हमारे पास कॉलोनी बना हुआ था। इम्पेरियलिज्म था। कॉलोनी बनना, इम्पेरियलिज्म होना, दोनों बातों का एक ही मतलब है कि कोई ना कोई दूसरी टेरिटरी आपके ऊपर आके राज कर रही है। मोस्टली यहाँ पर जो यूरोपियन नेशन थे 1870 से लेके 1940 तक उन्हीं का राज हम पर लगा हुआ था। और इम्पेरियलिज्म के थ्रू वो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर अपना राज चला रही है। कैसे चला रही है? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या कल्चरल वे से वो हमारा कल्चर को तो रिसेसिव बना रही है और अपने कल्चरल को हम पर डोमिनेट कर रही है। अगर हम स्पेशली अपने देश भारत की बात करें तो हमें पता है कि हमारा तो एक लंबा इतिहास रहा है। अगर देखें तो अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल आए थे, मुग़ल से पहले भी हमारे पास बार बार इन्वेडर होते रहे हैं। तो हमने तो एक लंबा इतिहास देखा है स्लेवरी का, दास प्रथा का। तो यहाँ पर देखें तो अगर मेनली हम अंग्रेज़ों की बात करें तो हमारे पास 16th सेंचुरी में वो आए थे। एज ए कंपनी बनकर वो आए थे और वहाँ पर उन्होंने कंपनी से लेके 1600 में उन्होंने स्टार्ट किया था कंपनी बनाना। और कंपनी बनाने से लेकर अगर 1857 तक के इतिहास को हम देखें तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी का हम पर राज था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद जो ब्रिटिशर क्राउन था, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनकी नज़रों में ये बात गई कि हाँ कुछ ना कुछ इस देश में गलत हो रहा है, तभी इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, लोग इस कंपनी का इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी पाया कि कंपनी भी अपना घाटा दिखा रही है, मतलब वो भारतीयों को लूट भी रही है, उसके खुद के पास भी पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ गया। तो ऑल एंड ऑल ब्रिटिशर्स जो क्राउन था उसने खुद अपने आप को इंटरवीन कराया। उसने पता लगाया कि खुद उसी के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर घपला कर रहे हैं, वो खुद का जो अपना जो उनका बिजनेस है उसको ग्रो कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम पर अब इंडिया के ऊपर 1858 से डायरेक्ट क्राउन रूल लग गया। अब क्राउन रूल लगने के बाद हमारे पास 90s में आते आते 1914 में आते आते जो अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा काम तो कोई दूसरा आपके ऊपर करेगा नहीं, वही अगर क्राउन रूल भी लग गया था तो भी हमारी हालात बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं। फिर आता है ब्रिटिशर्स का फेक प्रॉमिस का दौर। 1840 से लेके 18 में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जी वर्ल्ड वार 1 हम लड़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम फ्री कर देंगे। और वर्ल्ड जो वॉर 1 थी उसमें हमारे पास 1 बिलियन जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश की ओर से लड़ाई लड़ी। एज ए ब्रिटिशर्स पार्ट वो इंडियन है लेकिन उन्होंने ब्रिटिश की ओर से लड़ाई लड़ी। और यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमें इंडिपेंडेंस देंगे। कुछ इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला और कुछ भी चेंजेस हमारी लाइफ में नहीं आया। फिर हमारे पास आता है प्रोटेस्ट का दौर, क्योंकि हम देख चुके थे 1918 की जो उम्मीद थी वो जैसे ही ख़त्म हुई वैसे हमारा ये भ्रम टूट गया कि अंग्रेज़ कभी हमें आज़ादी दे देंगे, अपनी जो अच्छे भले मानस की जो नीयत है उससे आज़ादी दे देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोटेस्ट का दौर स्टार्ट हुआ, साथ में हमारे पास गांधी एरा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आ गए थे और यहाँ उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। वो चंपारण गए, वो अहमदाबाद गए, खेड़ा गए और उसके बाद उन्होंने भारत की हालात को समझा। और हालात को समझने के बाद उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर हम हथियार लेके खड़े होंगे ना तो हमारे बस की बात नहीं है, वो हमसे हर तरीके से बेटर हैं। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने बोला कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। और ऐसा ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट 1919 का जो अमृतसर मासकार हुआ था, जो हमारे पास जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, उसमें हमें देखने को मिला। और बहुत सारे मतलब इस तरह का हत्याकांड देखकर हमारे बहुत अलग अलग हमारे पास आज़ादी के जो दीवाने थे वो भर कर आए, चाहे वो सरदार उधम सिंह हो, चाहे वो हमारे पास शहीद भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय जी
तो इस दंगे के बाद हमारे पास मारे गए थे। तो इन सब चीज़ों का जो रीज़न था वो हमारे पास यही बन पाया कि अंग्रेज़ों ने हमारे पास, अगर वो हमारे पास 1918 में हमें आज़ादी दे देते तो शायद हमारा ये जो मास कार था या आगे जितने भी हमारे और प्रोटेस्ट होते वो नहीं होते। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के रोल को हम नहीं अवॉइड कर सकते। 1869 में वो पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था और उनको भारत का जो जॉर्ज वाशिंगटन है वो कहा जाता है। सारी दुनिया के लोग उनसे इंस्पायर हैं और उन्होंने सबसे पहले जो नॉन वायलेंस की जो नीति है उनको अपनाया था। गांधी जी के बहुत सारे कैंपेन थे, जितने भी थे उनका एक ही नारा था कि अहिंसा से लड़ेंगे, नॉन वायलेंस से लड़ेंगे। और यहाँ पर जो एंड है ब्रिटिशर्स रूल का वो हमारे पास होता है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम सारे मूवमेंट की बात करें महात्मा गांधी के, तो हमारे पास 1920 से लेके स्वदेशी से लेके, इसके बाद 1942 का जो हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन है वहाँ से लेके 1947 तक उन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भारत से भगाने की पूरी कोशिश की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारे पास इंडियंस जो था उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था एज ए ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेशन किया था। लेकिन यहीं पर भी हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हमें इंडिपेंडेंस के लिए वेट करना पड़ा और हमारे पास इंडिपेंडेंस फाइनली 15 अगस्त 1947 को आई। लेकिन आई तो ये एक बंटवारे के फॉर्म में आई और यहाँ पर ये बंटवारा हमारे दिलों। अगर आज़ादी की हम बात करें तो जैसा मैंने कहा, आज़ादी हमें मिली तो सही, लेकिन ये वो सुबह नहीं थी। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, ये दाग दाग उजाला ये सब गाजिदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे कि यार मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फलक के दस्तों में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सब सुस्त मौज का साहिल। ये दाग दाग उजाला ये सब साहिजा सफ़र, ये इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। तो पार्टीशन का दुख लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया है। एक जो पार्टीशन था उसमें डिसाइड हुआ था कि एक हमारे पास जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक हमारे पास मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। और इसमें भी हमें आगे की कहानी पता है कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के तो 2 पार्ट थे, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। और अगर वेस्ट पाकिस्तान की आपको कहानी सुननी है कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान है कैसे उसको हमने जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान को कैसे हमने बाद में बांग्लादेश बनवाया था और भारत पाकिस्तान के आज भी रिश्ते कैसे हैं, तो इसके लिए पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम सारी जो वॉर आज तक हमने लड़े हैं उन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये था हमारा पूरा इतिहास, जो बहुत अच्छा तो नहीं था। अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला तो ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का जो पंगा है वो हमारे साथ चल ही रहा है। कब इस चीज़ से हम अपने आप को ओवरकम करा पाएंगे ये डिपेंड करता है कहाँ तक हमारे पास हालात हमें लेके जाते हैं। लेकिन एक आपसी समझ भी हम में होनी चाहिए कि जैसे स्पोर्ट के मामले में कोई भी खेल हो रहा हो, जैसे अब हमने देखा ओलंपिक हुए तब हमारा सारा इंडिया पाकिस्तान हम एक हो जाते हैं, हम उनके प्लेयर्स की भी तारीफ़ें कर रहे तो क्यों ना हम हर एक एस्पेक्ट में इस चीज़ को देखें कि हाँ हमारा ही हिस्सा था, हमारा ही भाई था। आज आपका भाई आपसे अलग हो जाता है तो क्या कल आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे। इसी एंगल से हमें भारत और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए और उम्मीद करती हूँ कि आने वाली जनरेशन इस काले इस खूनी इतिहास को भूल जाएगी और एक अच्छे पूर्वज की तरह हम अपने रिश्ते को याद करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।